खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे। बंदूक के अवैध लाइसेंस जारी करने के मामले में सीबीआई ने श्रीनगर में 22 जगहों पर छापे मारे और इस दौरान 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी के आवास पर भी पहुंची। आरोप लगाए जा रहे हैं कि उपायुक्त रहते हुए चौधरी ने फर्जी नामों के साथ हजारों लाइसेंस जारी किए। बीते साल भी एक आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था। यह घोटाला सबसे पहले 2017 में सामने आया था। रिपोर्ट के अनुसार चौधरी ने कठुआ, रियासी, राजौरी और उधमपुर जिलों में उपायुक्त रहते हुए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को फर्जी नामों की मदद से हजारों लाइसेंस जारी किए। फिलहाल चौधरी जम्मू कश्मीर आदिवासी मामलों के सचिव और मिशन यूथ के सीईओ हैं। इस मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसी कम से कम 8 पूर्व उपायुक्तों से पूछताछ कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर से बंदूक के 2 लाख से ज्यादा लाइसेंस अवैध तरीके से जारी किए जा चुके हैं। इसे भारत का सबसे बड़ा गन लाइसेंस घोटाला कहा जा रहा है। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में सितंबर तक बच्चों का टीकाकरण शुरू होने की संभावना है। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज सुबह इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एम्स के निदेशक ने बताया कि बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन परीक्षण चल रहे हैं और नतीजे सितंबर तक जारी होने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। थर्ड वेव का आना जो है और वो कितनी गंभीर होगी वो हम सब लोगों पे निर्भर है, क्योंकि अगर हम क्राउड्स ना बनने दें, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना बनने दें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभाएं, जब भी बाहर जाएं मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, तो हम थर्ड वेव को डिले कर सकते हैं और थर्ड वेव में इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर हम वैक्सीनेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए और अपने आप को वैक्सीनेट करें तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी कम्युनिटी में और उससे भी केसेस की सिवियरिटी नहीं होगी और केसेस के नंबर्स भी कम होंगे। इसलिए जैसे हम यूके में देख रहे हैं कि जैसे जैसे उनमें की वैक्सीनेशन हुई है तो ऑल्दो उनके केसेस बढ़े हैं, उनके हॉस्पिटल एडमिशंस नहीं बढ़ी, उनकी डेथ रेट्स नहीं बढ़ी हैं। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं और अगर हम वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों की करें तो हमारे जो वेव है वो भी कम होगी और वो भी इतनी जल्दी नहीं आएगी। मेरा ये मानना है कि हम स्कूल खोल सकते हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, जहाँ केसेस बहुत कम है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कई बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाए हैं। मैं एक परिवार को जानता हूँ जहाँ उन्होंने कहा कि उनका बच्चा जो अभी स्कूल गया नहीं है और वो यही सोचता है कि सुबह यूनिफॉर्म डाल के अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ तो यही स्कूल है। तो बच्चों को जो सोशल इंटरेक्शन है और बच्चों से आपस में घुल मिल के जो सोशल बॉन्डिंग होती है और जो और चीजें हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग होती हैं, जो फिजिकल स्कूल में हो सकती हैं, वर्चुअल में नहीं हो पाती, वो बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरा मानना है कि हमें स्कूल ग्रेडेड मैनर में खोलने चाहिए। साथ साथ सर्वेलेंस करने की जरूरत है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाने की जरूरत है। स्कूल में, हमारे देश में स्कूल में रश क्राउड ज्यादा रहता है, तो हम ग्रेडेड मैनर में जैसे आधा स्कूल एक दिन खोला, दूसरा आधा स्कूल दूसरे दिन खोला, जिससे भीड़ कम हो और लोग दूर दूर बैठ सकें, उस टाइप का एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन स्कूल हमें आस्ता आस्ता खोलने चाहिए, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो इंटरनेट सेवी नहीं है, इंटरनेट का उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, तो वो एक्चुअली स्कूलिंग उनकी बिल्कुल ही रुक गई है। तो वो जो मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन है उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए और इसलिए फिजिकल स्कूल जो है वो बहुत जरूरी है। हम देखें भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके रिक्रूटमेंट हो गया, फॉलोअप ही चल रहा है और काफी तेजी से काम चला है। तो सब लोगों की उम्मीद यही है कि सितंबर तक उसकी वैक्सीनेशन भारत बायोटेक का अप्रूवल आ जाना चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल। जाइडस कैडिला की स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई भी किया है और उन्होंने बच्चों में भी वैक्सीन दिया है, तो इसलिए वो वैक्सीन भी बच्चों में अप्रूव हो जाना चाहिए। फाइजर का वैक्सीन ऑलरेडी यूएस। खबरें लगातार जारी हैं। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई मुद्दों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सीएम ममता पर हमला बोला और किसानों को लेकर भी बयान दिया। सुनाते हैं आपको। कहावत है कि कौवा कान ले गया, कान को नहीं देख रहे हैं, कौवे के पीछे भाग रहे हैं। आज जो है वो कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस के लीडर्स हो, उनकी ठीक वही स्थिति है कि कौवा कान ले गया किसी ने कहा, और वो अपने कान को नहीं देख रहे हैं कि कान पूरी तरह भैया सुरक्षित है, लेकिन कौवे के पीछे भाग रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ मेरा कान कहाँ गया। एक्चुअली क्या होता है कि जब पार्टी जो है वो वेंटिलेटर पे होती है तो पागलपन एक्सीलेटर पे पहुंच जाता है। कांग्रेस पार्टी की और उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं उनकी स्थिति लगभग ऐसी ही है। लगता है कि कोई किसी से मिले, जो डेमोक्रेटिक हमारा प्रोसेस है उसमें सब लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन जो है वो अब ये जो बहुत पुराना हो गया है कि हम एकजुट होकर के और मोदी जी को हटाएंगे, मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, ये तो होता रहता है। और हर एक्सपेरिमेंट जो है वो हर इस तरह का फार्मूला बनने से पहले ही जो है वो फार्मूला धूल धूसरित हो जाता है। वैसे डिमोलिश क्या बिना रीढ़ का नेता इसी तरह की बात करेगा। एक चीज, दूसरी चीज, एक बात बहुत समझने की जरूरत है कि कोविड पीरियड है। कोविड पीरियड में अभी पार्लियामेंट में आपने सुना, पार्लियामेंट में राज्यसभा में पूरे दिन इस पे बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, और सार्थक चर्चा के साथ जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी ने पूरे जवाब दिए कि सरकार ने क्या क्या इस कोविड के काल में किया और क्या क्या करने जा रही है और क्या क्या कर रही है। आज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच और दूरदर्शी निर्णय और नेतृत्व का नतीजा है कि आज दुनिया के तमाम सुविधा संपन्न देशों से बेहतर हालात में भारत है इस समय। कृषि मंत्री जी ने एक ही बात कही कि भैया इस फार्म बिल के बारे में कि आपके पास कोई अगर फार्मूला है, कोई आपके पास सुझाव है, तो सरकार हमेशा ओपन है। अब आप पहले कहते थे एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी की रिकॉर्ड खरीदारी मोदी जी के शासनकाल में हुई और लगातार चल रही है। आप कहते थे मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियां तो जितनी थी उससे भी ज्यादा बढ़ रही हैं, फल फूल रही हैं। आप कहते थे कि किसानों की जमीन पे जो है वो अपहरण हो जाएगा, जमीन छीन ली जाएगी। जमीनों की सुरक्षा, किसानों की जमीनों की सुरक्षा खुद कानून के दायरे में दे दी कि कानून जो कृषि कानून है उसके तहत है, उसमें और मजबूत। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने फोन टैपिंग को लेकर कहा कि किसी की निजी जिंदगी में ताक झांक करना गलत है, और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। भारत सरकार ने इस्तेमाल किया और हर तरह की हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, इलेक्शन कमीशन, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार सबसे ज़्यादा, उनको जिस तरह से जासूसी कराई थी, और ये इसका असली चेहरा मोदी सरकार का वो सामने आया है कि राइट ऑफ प्राइवेसी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, और ये ज़रूर कर सकते हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, तो माफिया है उसके अगेंस्ट, लेकिन ये जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें तो इस कैटेगरी में कोई भी नहीं है। दिए हैं कि सेल फोन का कम से कम इस्तेमाल करें और लैंडलाइन का इस्तेमाल करें, तो ये ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ तो पेगासस इशू है, उस पर गंभीरता से लेना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट पे मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, और गृह मंत्री जो सीधे सीधे इस मामले को देखते हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। ये बहुत साफ साफ बात है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आम के स्वाद को लेकर दिए गए बयान पर खिंचाई की। राहुल के इस कथन पर कि उन्हें उत्तर प्रदेश नहीं
आंध्र प्रदेश के आम पसंद है। सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का टेस्ट ही विघटनकारी है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी को श्री राहुल गांधी कौन सा आम खाते हैं या नहीं खाते हैं, उन आम की गुटलियां गिनने की बजाय जो मां गंगा में लाशें उत्तर प्रदेश में बह रही थी उनकी गिनती करनी चाहिए और जनता को हिसाब और जवाब देना चाहिए। गांधी के पसंदीदा या नापसंदीदा आम पे ध्यान देने की बजाय जो भाजपा सरकार आम जनमानस की नौकरी अजगर की तरह निकल गई, आम जनमानस की बचत महंगाई से निकल गई, आम आदमी की जो रोज ये तेल के दाम बना के टीका लगा रही है, उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। सत्य तो ये है कि जो अजय सिंह बिष्ट जी की सरकार है उनको ये याद रखना चाहिए कि जनता ने उनको उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के लिए, राहुल गांधी की आम की गुटलियां गिनने के लिए नहीं चुना गया। देखिए आप जो कल सिद्धू जी पीसीसी अध्यक्ष बने और कांग्रेस की एकजुटता की तस्वीर पूरे देश को देखने को मिली। जो 2022 का कांग्रेस की जीत का फॉर्मूला केवल एकमात्र है कि कांग्रेस की एकजुटता, हर नेता की एक जोरदार जबरदस्त कैंपेन होना चाहिए और युवाओं को सबसे से अधिक मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा पोस्टर उठाता है उसको चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। और जैसे श्री राहुल गांधी ने कल कहा कि अब सब ठीक है, और जो अगर अंग्रेजी में इसे कहूँ कि ऑल इज़ वेल इन द कांग्रेस, और जो विपक्ष के सपने थे, जो दिन में सपने देख रहे हैं 2022 में कहीं उनका भी मौका लग सकता है, वो भी एवरीथिंग इज इन द वेल, सब कुएं में गिर चुके। जो पिछले 7 वर्षों से भाजपा का केवल एक लक्ष्य और एक मिशन रहा है, किसान मुक्त भारत। पिछले 7 वर्षों से भाजपा एक सोची समझी चाल की द्वारा हमारे किसानों को कमज़ोर करने के यत्न करते आई है। भाजपा का लक्ष्य है कि किसान की मंडियां ख़त्म हो जाएं और मुनाफेखोरों की, क्रोनी कैपिटलिस्ट की मंडियां वहां लग जाएं। सत्य तो ये है कि अंत में भाजपा जो मर्जी कर ले, अंत में किसान का लंगर भाजपा सरकार की लाठी को ज़रूर हरा के रहेगा। और आज भी पूरा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार किस प्रकार जो किसान इस देश की थाली भरता है उसको भाजपा सरकार आज मवाली का लपेटन देके सबसे बड़ा गुनाह कर रही है। आज भाजपा सरकार ने किसान की आमदन छीनी है, किसान की इज्जत पे हमला किया है। किसान 2024 में भाजपा सरकार की कुर्सी। राहुल गांधी के आम को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 2019 के आम चुनाव में अमेठी के आम लोगों ने चुनाव में पराजित करके राहुल गांधी जी का जायका बिगाड़ दिया और इसीलिए आज उनको उत्तर प्रदेश के आम पसंद नहीं आ रहे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते आपको। पश्चिम बंगाल में कर रही है, कहीं उसी तरह की पुनरावृत्ति करने का प्रयास देश की संसद में किया है। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। देश की संसद में संवाद होता है, संवाद के साथ समाधान होता है। अगर कोई राजनीतिक हिंसा करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उनको संसद से निलंबित किया गया है, ये एक स्वागत योग्य फैसला है और नजीर होनी चाहिए कि देश की संसद बहस करने के लिए है, चर्चा करने के लिए है, इस तरह की राजनीतिक गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी आज मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और इसी नाते जनता उनको लगातार नकारने का काम कर रही है। बेहतर है कि राहुल गांधी जी जनता के हितों की बात करें और जिस तरह से ये टूल किट का प्रयोग करके संसद में संवाद की परंपरा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को चर्चा करने से रोक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी भयंकर भीतरघात से जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी में आज नेतृत्व का अभाव है। श्रीमती सोनिया जी लगातार उनका स्वास्थ्य खराब है, बावजूद इसके आज कोई कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का निर्वाचन तक नहीं हो पा रहा है। सोनिया जी को केवल इस आधार पर अध्यक्ष पद से छोड़ना पड़ा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और राहुल गांधी ने कमान संभाली थी। फिर राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद वापस सोनिया जी बन गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो गया है, इस समय भयंकर भीतरघात से जूझ रहा है। कांग्रेस पार्टी में इस तरह के सिरपुटौल हर राज्य में। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का गठन ही जातीय राजनीति के आधार पर हुआ है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी हर वक्त केवल जातीय समीकरण ही साधने का प्रयास करती रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जाति के आधार पर सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में विकास ही मुद्दा होगा, विकास के आधार पर ही जनता अपनी नेता को चुनने का काम करेगी। हमने काम किया है, हम काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण दुखद यह है कि आज अपराधियों की जाति के आधार पर बसपा राजनीति कर रही है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं, बीजेपी उन्हें सीरियस नहीं लेती। उन्होंने मायावती पर भी हमला करते हुए कहा कि कुछ पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है। देशद्रोह का मतलब ही नहीं पता चलता है कि देशद्रोह के मतलब देश प्रेमी होता है कि देश के खिलाफ होता है। ये राहुल गांधी जी के बातों को बहुत गहनता से, बहुत विचार करने की बात मैं नहीं समझता हूँ। वो छटपटाहट में कुछ से कुछ बोलते रहते कि कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जो जातीय उन्माद फैला के राजनीति में अपना पैठ बना के और सुविधा भोगने के लिए, अपने परिवारों को सुसज्जित करने के लिए कुछ पार्टियां इस तरह की काम करती है। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत नोटिस नहीं लेती है। जातीय उन्माद फैलाने वाले। वहीं बीजेपी नेता विजय सोनकर ने राहुल गांधी पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी उस पार्टी से आते हैं जिसने देश पर इमरजेंसी को थोपा। इन पर देशद्रोह की बातें शोभा नहीं देती। और इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के लोग ऐसा करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। अगर उनको लगता है कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से उनको आरोप लगाने के बजाय जांच की मांग करनी चाहिए। ये राहुल गांधी जिस पार्टी से आते हैं जिसने इस देश में इमरजेंसी थोपा है और इस देश में इमरजेंसी लगाए हैं, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। मैं फिर कहता हूं कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके फ़ोन को टेप किया गया है या कुछ किया गया है तो निश्चित रूप से देश के नागरिक के नाते वो जांच की मांग कर सकते हैं और सरकार ऐसे किसी चीज़ में कोई विश्वास नहीं करती। देखिए, लोकतंत्र में सदन की गरिमा है, सदन में चर्चा करना चाहिए, सदन चर्चा के लिए है। और सदन में पेपर छीनना, मंत्री के हाथ से कागज छीनना, बिल छीनना और इस तरह का अमर्यादित व्यवहार करना इस सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। निश्चित रूप से इसको देखते हुए माननीय सभापति ने, माननीय स्पीकर महोदय ने जो निर्णय लिया है एकदम निश्चित रूप से ठीक लिया है, क्योंकि सदन की गरिमा हर हालत में रहनी चाहिए। सदन की गरिमा से किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, ये चिंता करना माननीय सभापति का है। बिल्कुल, बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से पूरे बंगाल में हिंसा का एक दौर चला, एक हिंसा का दौर चल रहा है और माननीय उच्च न्यायालय को भी बहुत सख्त टिप्पणी करनी पड़ी है वहाँ के हालात पर, वहाँ के कानून और व्यवस्था पर। शायद वो लोग भूल जाते हैं कि ये देश की पार्लियामेंट बंगाल नहीं है, लेकिन वो लोगों का प्रयास रहता कि जिस तरह से गुंडागर्दी और जिस तरह से अराजकता का माहौल बंगाल में फैला है, उसी प्रकार के अराजकता का माहौल उस सदन में फैलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने संसद में मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए खुद को असंसदीय तरीके से निलंबित किए जाने पर भाजपा ने सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की तरकीबों से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। Said by my party leaders, but regarding that minister's attitude, it's very unfortunate, and once again I repeat, I am thankful to Almighty that my colleagues under the leadership of Shukhendu Shekhar Rai, finally they came to rescue me, otherwise I would have been beaten up badly. The way that respected minister was talking to me, he was threatening me, he was using abusing language and he was about to assault me. My colleagues came to rescue me and I am thankful to them. तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन को सदन में उनके अशोभनीय आचरण के लिए शुक्रवार को राज्यसभा के मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद तृणमूल एवं अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण संसद में व्यवधान पैदा हुआ। इस मामले पर बीजेपी नेत्री रूपा गांगुली ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ममता बनर्जी ऐसे ही इन सबके पार्टी चीफ है, तो अभी पार्लियामेंट में पार्टी चीफ, बंगाल में कोई सब पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे भी नहीं, तो इन्होंने कुछ पद देना था, उनको कुछ गरिमा और दिखाना था तो बोल दिया। इसका
इन लोगों की बातों का इतना गौर नहीं करना चाहिए, स्टूपिड बातें होती रहती है। देखिए, ये लिस्ट ऑफ बिजनेस में है ही नहीं है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने उससे एक दिन पहले क्या बर्ताव किए हैं। एंड दिस वाज अ रिक्वेस्ट विच वाज सेंट टू द चेयरमैन फ्रॉम आवर पार्टी। सो इट वाज द रूलिंग पार्टी के हमारा जो लीडर ऑफ द हाउस ऑन बिहाफ ऑफ हिम द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैड प्रेजेंटेड इट। सो ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है, एब्सोल्युटली रूल के मुताबिक है। और उन्होंने जो बर्ताव किया है इसको ढकने के लिए इतनी बेकार बातें कर रहे हैं। तो पहले तो ये जवाब वो लोग दे दे कि ये क्या तरीका है। पहली बार शायद ऐसा हुआ है पार्लियामेंट में कि मिनिस्टर की स्पीच, मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, वहाँ उनसे हाथ से छीन लो, कागज छीन के फाड़ दो। सवाल ये है कि उठाया आपने, जानकारी चाहते हो आप, देश के पास बेकार का बुद्धू जैसा सवाल उठा रहे हो, देश के लोगों को गुमराह करने के लिए सवाल उठा रहे हो, बाहर आंदोलन करने के लिए सवाल उठा रहे हो, और आप पार्लियामेंट को स्टॉल करने के लिए सवाल उठा रहे हो, हल्ला करने के लिए सवाल उठा रहे हो, और ये सवाल का जवाब आप सुनने नहीं चाहते सरकार से। ये कैसा सवाल है? तो ये साफ हो जाता है कि सवाल उठाना और पार्लियामेंट बंद करना और बेकार बातें करना ही इनका मेन मुद्दा है। जवाब तो जानते ही है कि कोई जवाब देने वाली बात ही नहीं है। ये ऐसे बेतुकी बातों का जवाब हो नहीं सकता। फिर भी मंत्रालय से पूरे डिटेल के साथ जब जवाब आने वाला था, दे रहे थे मंत्री जी, क्योंकि देखो ये पार्लियामेंट का अगर गरिमा बनाए रखना है तो सबको देखिए, इन लोगों को प्रोटेस्ट करना सिवा कुछ और आता भी नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार की हालत आप देख ले, जब सीपीएम रूल में था ये प्रोटेस्ट करते करते बहुत अच्छा से अपना जगह बनाई। अब सरकार में आने के बाद सरकार की हालत देख लीजिए, पश्चिम बंगाल सरकार की आज हालत देख लीजिए कि वैक्सीन भी ठीक से नहीं दे सकते, प्रोक्योर करके दे रहे हैं केंद्र सरकार, वो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका उनके पास नहीं है। फेक आईएएस निकलता है पश्चिम बंगाल से। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।